हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है सिलेक्शन प्रो पर। और जैसे कि आप लोगों को जानकारी है, हम लोग यहाँ पर एसएससी जीडी, यूपी कांस्टेबल और सुपर टाइट के लिए आपको तैयारी करा रहे हैं। और मैथ्स का बैच आप लोगों का चल रहा है, जिसमें हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज आपका कवर कर रहे हैं। और शायद आज चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों का समाप्त हो जाएगा और कल से मैं आप लोगों का साधारण ब्याज स्टार्ट कर दूंगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आपके सामने है, एक से देखते हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं आज की क्लास। इस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 15 वर्ष में 7520 रुपये हो जाता है तथा 16 वर्ष में 7896 रुपये हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपसे कहा गया ब्याज की दर। आपसे कहा गया ब्याज की वार्षिक दर। ठीक, 15 वर्ष में 7520 रुपये हो जाता है और 16 वर्ष में 7896 रुपये हो जाता है। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज का जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, ठीक, वो पिछले वर्ष के ब्याज प्लस अब तक आए हुए टोटल मूलधन के टोटल यानी कि मिश्र धन पे कैलकुलेट होता है। और यदि आपको डाटा देखा जाए तो जब भी हम मिश्र धन की बात करेंगे ना, तो जो मिश्र धन होता है वो रिलेट करता है मूलधन की तरह अगले वर्ष का ब्याज निकालने के लिए। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए आप डायरेक्ट ही कह सकते हैं, क्योंकि ये 15 वर्ष बाद है, ये 16 वर्ष बाद है, कितने रुपए का ब्याज है तो देख लेते हैं। 6, 7 और 3, 376 का ब्याज है। कितने पर? 7520 पर। कुल मिला के बात यह है, आपको ये याद रखना है कि जो ब्याज कैलकुलेट हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज का, वो आपको डायरेक्ट मूलधन पे जाने की जरूरत नहीं है। जो उससे पिछले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, आप उस पर डायरेक्ट कैलकुलेट कर दें। ठीक है ना, गुना 100% के लिए, गुना 100% के लिए तो 0 से कट जाएगा 0, और मुझे लगता है कि कट जाएगा पूरा पूरा 2 बार। तो आपके पास जो ब्याज की दर आ जाएगी वो आ जाएगी 5%। ठीक है सर, बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को, कीजिए जरा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। भाई आज वीडियो भी आज भी रुक रही है ना, और समझ नहीं आ रहा है कि रुक क्यों रही है। इसका रीजन समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कल मैंने इसमें से ठीक कराने के लिए जो समाधान हो सकते थे वे सभी कर लिए। चलिए आज और एडजस्ट कर लीजिए भाई, देखते हैं फिर कुछ और। ठीक है ना, एक बार और आज एडजस्ट कर लीजिए, देखते हैं कल को कुछ और समाधान मिलता है तो। चलिए, यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित हो तो ब्याज किस वार्षिक दर से 32,000 रुपये का ब्याज, मतलब किस वार्षिक दर से 32,000 रुपये का 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज 5,044 रुपये होगा। देखिए सर जी, ये समझिए आपको मूलधन पता चल गया है कितना है, 32,000। ठीक है, और ब्याज त्रैमासिक रूप से लागू हुआ है, जिसके बाद उसमें
44 रुपये का ब्याज है। इसका मतलब 37,044 रुपये मिश्र धन हो जाता है। और मैंने आपसे कहा है जब भी आपसे दर पूछी जाए, जिस किसी क्वेश्चन में आपसे दर पूछी जाए, उस क्वेश्चन के लिए हम करते क्या है कि अगर आपके पास मूलधन भी हो और मिश्र धन भी हो, उस कंडीशन में हम जितनी बार ब्याज जा रहा है, ठीक, उतने टाइम से रूट कर देते हैं। जैसे सर जी यहाँ पर जो ब्याज है या जो ये बात की गई वो 9 माह की बात की गई। कितने माह की? 9 माह की। लेकिन जो ब्याज जा रहा है वो त्रिमासिक आधार पर जा रहा है, तिमाही आधार पर जा रहा है। तो अगर तिमाही आधार पर ब्याज जा रहा है तो ब्याज कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो हमें यहाँ पर वर्ष नहीं देखने हैं, हमें देखने हैं कि सर ब्याज कितनी बार जा रहा है। तो सर ब्याज जा रहा है 3 बार, तो हम इसका क्यूब रूट कर देंगे। अब सर समस्या ये है कि सर 32,000 का तो क्यूब रूट होता नहीं, तो आपको इतनी आज़ादी है कि आप इसे किसी वैल्यू से डिवाइड करके, ठीक, ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए जिसका आप क्यूब रूट कर सके। ठीक, देखते हैं जी। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को, बिल्कुल, अगर मैं इसे 4 से काट दूं तो 8,000 हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट होता है। और इसे डिवाइड कर दूंगा तो 4 निम 36, 4 दूनी 8, 4 छिंग 24 और 4 एकम 4। 8,000 का क्यूब रूट होता है 20 और 92 से 61 का होता है 21। कितने का ब्याज? 1 का। कितने पर? 20 पर, गुना 100% के लिए। तो आंसर क्या हो गया आपका? 5%। लेकिन अगर देखा जाए तो सर ये त्रिमासिक है, ठीक, हमने यहाँ पर त्रिमासिक के आधार पर ही 9 माह को देखा और 3 बार ब्याज गया तो हमने क्यूब रूट कर दिया। ठीक, तो इसी वजह से जो ये ब्याज की दर आई है ये भी त्रिमासिक ही आई है। अब हमें चाहिए कैसी सर? हमें चाहिए वार्षिक। कैसी चाहिए? वार्षिक। तो जब हम इसे वार्षिक में कन्वर्ट करेंगे तो हमें गुना करना पड़ेगा किससे? 4 से। तो 5 चौक 20, तो आपका वार्षिक ब्याज की दर आ जाएगी 20%। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है 10,000 रुपए की धनराशि को 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए एक बैंक में जमा कराया गया। तो बताइए 4 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा? सिंपल एकदम, बिल्कुल एकदम सिंपल है। जिस किसी क्वेश्चन में आपसे एक साथ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की बात कर दी जाए ना, जिस किसी क्वेश्चन में आपसे एक साथ चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की बात कर दी जाए, उस क्वेश्चन में आप केवल और केवल चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। देखो कैसे। उसने कहा 10,000 रुपए की धनराशि है, 10,000 रुपए की धनराशि है, 10% दर से है, 10% वार्षिक दर से है और 4 वर्ष की बात हो रही है। एक काम करते हैं, 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेते हैं। 1, 2, 3, ठीक। 10,000 के हिसाब से 10% कितना बैठेगा? 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 और ऐसी 100, 200, 300 प्लस 10, 30 और 1। ये पूरा क्या है सर? ये पूरा है चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या है? साधारण ब्याज। आपसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ लिया गया तो हटा दीजिए। और बचा कितना है? 300, 200, 500, 600, 640 और एक 641। सिंपल एकदम। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ जी, इसमें कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग स्क्रीन पर कीजिए जरा, एक बार इसे कीजिए सभी।
जिस किसी का जो आंसर आया है वो कमेंट करें जरा एक बार। चलिए देखते हैं एक बार। देखिए क्या कह रहा है। एक राशि 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 2916 रुपये हो जाती है। उसी राशि पर 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो मैं मान लेता हूं कि वो धनराशि 100 रुपये थी, है ना। मैंने मान लिया कि वो धनराशि 100 रुपये थी। ठीक। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में कोई धनराशि 2 वर्ष में कितनी 2916 रुपये हो जाती है। तो एक काम कर लें, कितनी वार्षिक दर है 8%। तो अब आप क्या करें, या तो आप 100 मान लें, नहीं तो 8% का मतलब क्या होता है 2/25। अगले साल भी यही 2/25। तो आप चाहें तो 5, 25, 25, 625 रुपये मान सकते हैं मूलधन के रूप में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अभी एक काम करते हैं भाई, यहां से ब्याज ये जो इसने चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया क्या दिया है 2 वर्ष में इतने रुपए हो जाती है। तो ये तो आपको मिश्र धन दे दिया ना। और जब आपको ये मिश्र धन दे दिया तो मिश्र धन के आधार पर देखते हैं, इस मिश्र धन को कंपेयर करके अपना मूलधन निकाल लेते हैं। जैसे 2 वर्ष में 2 बार ब्याज जाएगा, 2/25, 625 का 2/25 यानी कि 50, फिर से 50 प्लस इसे भाग करूंगा तो 2 दूनी 4। तो यहां पर जो ब्याज आया वो आया आपका 104। क्लियर है यहां तक की बात। बट उसने आपको जो वैल्यू दी है ना 2916, ये कोई ब्याज नहीं है, ये मिश्र धन है। तो मिश्र धन को मिश्र धन से कंपेयर करेंगे तो 729। ठीक है जी, काट देते हैं 9 से 81, 9 से काट देते हैं, 9 तिया 27, 2, 9 दूनी 18 और 9 तिया 36, 9 चौक 36। अभी भी कट जाएगा 9 से, 9 से कट जाएगा कितनी बार, या 81 से ही कट जाएगा पूरा 4 बार। एक की वैल्यू आपकी 4 आ गई। अब आप चाहें तो डायरेक्ट मूलधन निकाल लें, फिर उसके बाद ब्याज निकालें। अदरवाइज आपके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर मूलधन ये है तो क्या मैं कह दूं कि 625 रुपये की धनराशि पर 9% की दर से कितना 3 वर्ष का साधारण ब्याज। एक का मान ये, तो इस पूरे का मान क्या, समझो ना भाई। पहले मैं यहां पर 1 की गुना करता 4, वो आ जाता, फिर उसको 9% निकालता, तो वही तो कर दिया 625 गुना 4, तो मूलधन आ गया। और उसका 9% के हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक, चलिए जी देखते हैं। 25 से कट जाएगा 25 चौका 100, 25 से कट जाएगा 25 बार, 4 से कट जाएगा 4, और 25 निम्मा 225 गुना 3। तो क्या ये आपका 675 आ जाएगा। तो यही आपका आंसर है कि सर इतने समय का जो साधारण ब्याज है वो 675 रुपये, बी ऑप्शन। ठीक है जी, यहाँ तक की बात। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सीता ने 5,000 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए जमा किए। तदनुसार यदि सीता को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो उसे अपने खाते में कितनी राशि ज्यादा मिलेगी। देखो वो इस क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि जैसे कि अभी क्वेश्चन के आधार पर देखे तो सर उसे जो ब्याज मिल रहा है वो 10% साधारण ब्याज मिल रहा है, लेकिन यदि इस साधारण ब्याज के स्थान पर उसे चक्रवृद्धि ब्याज मिले, कैसा अर्धवार्षिक, ठीक, तो 2 साल में 4 बार ब्याज जाएगा। तो साधारण ब्याज से जो धनराशि मिल रही थी और अर्धवार्षिक से जो ब्याज धनराशि मिल सकती थी उसका अंतर कितना है। तो इनडायरेक्टली वो आपसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है। ठीक है ना, क्या पूछा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो देखते हैं उस अंतर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए सर, उसने कहा है
सर 5,000 रुपए की धनराशि है, 5,000 रुपए की धनराशि है, 10% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए जमा की गई। 10% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए जमा की गई। ठीक, और मैंने कहा है कि जब भी आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना हो, या आपसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की एक साथ बात कर ली जाए, तो उस कंडीशन में हम हमेशा क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करेंगे। कैसे, देखते हैं। 1, 2, अर्धवार्षिक है 2 वर्ष की, तो 4 बार ब्याज जाएगा, 3 और 1 4। ठीक है, 5% पे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका 5% हो गया 250, ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम। फिर इसका 5% निकालेंगे तो कितना बैठेगा, 12.5, ये कितना बैठेगा 25, और ये कितना होगा 37.5, केवल 37.5, बिल्कुल। और इसका अगर 5% निकालते हैं तो 125 पंजे 625.625, और ये आ जाएगा आपका 1.875। ठीक, आगे निकालने की जरूरत है नहीं वैसे, तो मैं निकाल नहीं रहा हूं। ये पूरा क्या होता है साधारण ब्याज, और ये पूरा क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो उसने कहा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बता दो, क्योंकि वो चाह रहा है कि साधारण ब्याज की बजाय चक्रवृद्धि ब्याज उसे मिला तो उसे कितने रुपए फालतू मिल जाएंगे, तो अंतर ही तो पूछ रहा है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50, 75, 76, 76 और 77, 77 पॉइंट समथिंग वाला एक ही ऑप्शन है फोर्थ, और आपका आंसर आ जाएगा 77.50। पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद जो पॉइंट आएंगे वो 0.00000, मतलब 6 डिजिट के बाद आएंगे, तो उनका प्रभाव लगभग नए के बराबर रहेगा। ठीक है ना, चलिए। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पर एक डाउट हो सकता है कि अच्छा लिखा है इसमें, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज, नहीं तो अदरवाइज बहुत से विद्यार्थियों को ये डाउट हो जाता है कि बहुत सी बार चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिखा होता, केवल अर्धवार्षिक लिखा होता है। तो ध्यान रखना, अगर अर्धवार्षिक या छमाही शब्द का उसने इस्तेमाल कर लिया या फिर तिमाही का इस्तेमाल कर लिया, तो भले ही वो साधारण ब्याज क्या क्वेश्चन हो, बट आप उसे करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से ही, क्योंकि साधारण ब्याज में कभी छमाही तिमाही नहीं हुआ करता। ठीक है ना, नेक्स्ट ये रहा। एक आदमी 4,000 रुपये 20% वार्षिक दर पर उधार लेता है और हर वर्ष के अंत में 1,500 रुपये वापस कर देता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में उसे कितने पैसे देने होंगे कि उसका उधार चुकता हो जाए, यदि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज हो। देखो, जब कभी भी कोई व्यक्ति है ना पैसे वापस करेगा, ठीक, तो हालांकि वो आप ब्याज भी मान सकते हैं, वो आप मूलधन भी मान सकते हैं, वो आप थोड़ा सा ब्याज और थोड़ा सा मूलधन भी मान सकते हैं। बट किसी कोचिंग का काम क्या होता है, किसी कोचिंग का काम होता है कि आपको क्वेश्चन आसान तरीके से करके देना। ठीक, तो आपको जब भी धनराशि वो वापस करेगा ना, ठीक, जब कभी भी धनराशि वापस करेगा तो उस कंडीशन में आपको हमेशा ही मानना है कि वो मूलधन वापस कर रहा है और कुछ नहीं। मतलब अगर आप उसे ये मानेंगे ना कुछ हिस्सा चक्रवृद्धि भी है, मतलब कुछ हिस्सा ब्याज का है, कुछ हिस्सा मूलधन का है, तब भी आंसर आएगा। आप केवल ब्याज लौटाएंगे तब भी आंसर आएगा। ठीक है ना, लेकिन बाकी सब कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो उस कैलकुलेशन को अगर आपको आसान ही रखना है तो उसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा जो मैं बता रहा हूं, क्या कि आपको उस कैलकुलेशन को लिखना पड़ेगा, आपको उस कैलकुलेशन को लिखना पड़ेगा, क्या आपको उस कैलकुलेशन को लिखना पड़ेगा कि वो जो वापस कर रहा है वो आपका साधारण ब्याज है। ठीक है ना। अच्छा भाई, अब वीडियो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है ना, और आपकी वीडियो वाली दिक्कत का शायद काफ़ी हद तक समाधान हो गया है। ठीक, ठीक है, अब वीडियो आपको लगातार सही मिलेगी। चलिए सर, हाँ जी, एक आदमी 4,000 रुपये 20% वार्षिक दर पर उधार लेता है। ठीक, एक व्यक्ति 20,000 रुपये, एक व्यक्ति 20,000 रुपये, सॉरी
4,000 रुपये 20% वार्षिक दर पर उधार लेता है, 20% वार्षिक दर पर उधार लेता है। ठीक है, 20% वार्षिक दर पर उधार लेता है और हर वर्ष के अंत में 1,500 रुपये वापस कर देता है। तो आप ये मान लीजिए कि सर पहले वर्ष उसने कुछ नहीं वापस किया तो जो मूलधन रहेगा वो 4,000 ही रहेगा। ठीक, दूसरे वर्ष क्योंकि उसने 1,500 रुपये वापस कर दिए तो अब जो मूलधन काम करेगा वो 2,500 पर काम करेगा। तीसरे वर्ष अब फिर 1,500 रुपये कम कर दिए जाए तो क्या ये आपका 1,000 रहेगा? बताइए इसमें कोई दिक्कत? अब उस पर ब्याज लगा लेते हैं। मैंने कहा ना, आप हमेशा क्या मान के चलेंगे, आप हमेशा ये मान के चलेंगे कि आपको जो वापस किया जा रहा है, उस व्यक्ति के द्वारा जो वापस किया जा रहा है वो मूलधन है। अगर आप कैलकुलेशन चाहते हैं कि सेम उसी तरीके से क्वेश्चन हो जिस तरीके से चल रहा था, और आप गौर कर रहे होंगे कि पहले दिन जो ट्रिक बताई थी उसी से ही हमने दर निकाल दी, उसी से ही हमने मूलधन निकाल दिया। हर क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का उसी कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं, तो फिर इस क्वेश्चन को क्यों छोड़े? उसे भी उसी से ही करेंगे। ट्रिक वही है, ठीक है, ट्रिक वही है, कॉन्सेप्ट वही है। कोचिंग का फायदा तभी है कि जब आपको एक ही मेथड से पूरा क्वेश्चन खत्म करके दे, पूरा चैप्टर खत्म करके दे, और वो मेथड ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आपके हर क्वेश्चन को दूसरे किसी भी मेथड से आसान करके दे। ठीक, तो ये था वो मेथड, ठीक है ना। चलिए, तो 1,500 वापस किए तो 2,500 का मूलधन, फिर 1,500 वापस किए तो 1,000 का मूलधन। 20% कैलकुलेट करते हैं सर। इसका 20% होगा 800, इसका 20% होगा 500, इसका 20% होगा 200, प्लस इसका 20%। देखो तो पहले आप 10% निकालेंगे इसका, ठीक, इसका 10% कितना आ जाएगा आपका 80, और उसका 2 गुना कर दीजिए 160। 5% में आधा, 20% में 2 गुना। इस पूरे का टोटल करो 1,300, उसका 10% निकालेंगे 130, और उसका 2 गुना कर देंगे 260, प्लस इसका 20% निकालेंगे, पहले 10% 16 और 2 गुना 32। अब देखते हैं सर जी उस पर जो ब्याज बना वो कितना बना? 8 और 5 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 1 18, 18 और 120 1920 और 32 1952। यानी कि सर देखा जाए तो 1952 का तो केवल और केवल ब्याज बना। देखा जाए तो 1952 का क्या बना? ब्याज बना। बट मूलधन के रूप में भी 1,000 रुपये और भी तो बचे हुए। कितने? 1,000 और 1952 का ब्याज। तो अगर वो अपना संपूर्ण इनकम समाप्त करना चाहता है तो 1,000 रुपये तो जो मूलधन के बचे हुए हैं, प्लस 1952 वे जो ब्याज के मिले हैं, तो कितना आ जाएगा? 2,952। बताइए इसमें कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। पर ध्यान रखना इस बात का जो मैं बता रहा हूँ कि जब भी आपको धनराशि वापस करनी है, चाहे क्वेश्चन साधारण ब्याज का हो और चाहे क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का हो, तो जब भी आप धनराशि वापस करेंगे तो हमेशा धनराशि के रूप में आप मूलधन ही वापस करना। क्वेश्चन आसान रहेगा आपका हमेशा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। एक व्यक्ति कुछ पैसे इस शर्त पर उधार लेता है कि वह प्रथम वर्ष के अंत में 3,150 रुपये वापस करेगा और दूसरे वर्ष के अंत में 4,410 रुपये वापस करेगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो तो वह धनराशि क्या होगा? देखो, जब कभी भी है ना वो आपको बता दें कि सर पहले साल इतना करा, दूसरे साल इतना करा, या दोनों साल बराबर रुपए इतने दिए, तो एक्चुअल में वो आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है किस्त इंस्टॉलमेंट का। ठीक, और इंस्टॉलमेंट का एक फॉर्मूला है, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक, उससे आप क्वेश्चन करेंगे, आपके हर एक क्वेश्चन होंगे और जल्दी होंगे। ठीक, देखिए जी, और सिंपल से एक फॉर्मूला है। हाँ जी, एक बहुत ही सिंपल सा सरल सुगम सा एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है x1/1 प्लस ब्याज की दर बटे 100। अब यही चीज बार बार रिपीट करते चले जाइए। x2/1 प्लस ब्याज की दर बटे 100 की पावर 2 प्लस x3/1 प्लस r बटे 100 की पावर 3, और आगे तक इसी तरीके से चलते रहेंगे, जिसे हम बोलते हैं धनराशि। क्या बोलते हैं? धनराशि।
क्या बोलते हैं सर, धनराशि। ठीक, अगर आप बात से ध्यान से समझेंगे कि ये एक्स है क्या, ये एक्स वही धनराशि है जो हर साल वो वापस कर रहा है, जिसे हम किस्त कह रहे हैं। आर ब्याज की दर है और बस ये पावर वर्ष के आधार पर लगती चली जाएगी। ठीक, जैसे पहले वर्ष कितने रुपए वापस करने की बात हुई, 3150। 1 प्लस ब्याज की दर कितनी है 5%, तो 5/100 प्लस दूसरे वर्ष कितनी धनराशि है 4410। 1 प्लस 5/100 की पावर 2, और इससे आपको वो धनराशि मिल जाएगी जो उधार ली गई। ठीक है, क्या अगर आप ध्यान से देखें 1 प्लस 5/100, 1 प्लस 5/100 ये वाला पार्ट कॉमन ले लूं, बट उससे पहले थोड़ा सरल कर लेते हैं। ये कट जाएगा 20 और ये हो गया 21/20, सेम ये भी 21/20 ही रहेगा। तो क्यों ना मैं 1/21/20 कॉमन ले लूं, जिस कारण 21/20 तो कॉमन आ गया यहां से, तो ऊपर क्या बचा 3150, बट यहां पर पावर 2 थी तो एक बार का रह जाएगा 4410 21/20। 21 से कट जाएगा 210, 21 दूनी 42 यानी कि 4200, तो आ जाएगा 20/21 गुना, यह आ जाएगा आपका 3150 प्लस 4200। टोटल कर लेते हैं इसका, 0 5 3 7 इंटू 20/21, 21 से काटते हैं, 21 दिया 63, 21 पंजे 105 और 35 दूनी 70, और आंसर आ जाएगा आपका 7000। पता है इसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक, तो सीधा से एक फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर निकाल लाएंगे। ठीक है जी, क्या फॉर्मूला है कि सर x1/1 प्लस r/100, x2/1 प्लस r/100 की पावर 2, और इसी तरीके से पावर बढ़ाते चले जाएंगे और उस पूरे का जो टोटल आएगा वही आपकी धनराशि बन जाएगा। क्लियर इतनी बात? चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या दर, नहीं दर तो फिक्स ही आएगी। ठीक, जो दर रहेगी हो सकता है चेंज हो, चेंज होगी तो कोई नहीं, चेंज कर लेंगे, बट आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक, ये आने की जिनकी उम्मीद है उनमें यही उम्मीद है कि दर हमेशा सेम ही रहेगी। किस्त बदल सकता है, कभी किस्त आपको अलग अलग दे सकता है और कभी किस्त आपको सेम दे सकता है। ठीक है जी, चलिए आगे। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर। 2708 रुपए को दो भागों में ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए का हिस्सा 8 वर्ष बाद बी के 10 वर्ष बाद के हिस्से के बराबर हो, जबकि CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 8% वार्षिक। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। वो आपको ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो साधारण, यहाँ पर जो उसका मिश्र धन है ना, जो उसकी कंपाउंडेड अमाउंट है वो इक्वल है। ठीक है ना, किस आधार पर कि जो रुपए आपने ए को दिए 8 वर्ष के बाद जो उसे मिश्र धन मिला वो, और जो रुपए आपने बी को दिए उसके आधार पर 10 वर्ष बाद जो बी को मिश्र धन मिला, वो दोनों के दोनों मिश्र धन क्या है, बराबर है। ठीक, चलिए देखते हैं एक बार से। हाँ जी चलिए, 2708 रुपए की धनराशि दो भागों में ए और बी में, मान लीजिए इसे ए रुपए मिल रहे हैं, इसे बी रुपए मिल रहे हैं। ए और बी में इस प्रकार बांटी जाती है कि ए का हिस्सा 8 वर्ष बाद बी के, तो उसने कहा लास्ट में चल के अगर देखें तो उसने कहा है, क्या कहा है यहाँ पर दिया आपको 8% है ना, क्या दिया 8%। तो क्यों ना मिश्र धन का फॉर्मूला लगा लूं, 1 प्लस के ब्याज की दर बटे 100, कितने वर्ष के बाद सर, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद बराबर बी 1 प्लस कितना 10/100, ब्याज की दर लिखते हैं यहां पर यानी कि 8, और पावर आ जाएगी 10। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कॉमन होने की वजह से इसमें से 8 पावर घट के केवल 2 पावर रह जाएगी। 4 से कट जाएगा 2, 4 से कट जाएगा 25, तो
क्या में से A/B बराबर 25 ही कम 25 और 2 27, 27/25 लिख सकता हूं क्या? और यहां से मैं ये कह सकता हूं A/B बराबर 27/25। बताइए इसमें कोई दिक्कत? स्क्वायर है बिल्कुल, इसका स्क्वायर करेंगे तो 27 का स्क्वायर कितना हो गया? 729, और 25 का स्क्वायर 625। क्लियर है? ये आपको अनुपात मिल गया उस धनराशि का जो ए और बी के बीच डिस्ट्रीब्यूट की गई है। कितनी धनराशि तो टोटल 2708। मेरे हिसाब से जो विभाजन का टोटल है वो कितना है? 9 और 5 14, हासिल को 1, और ये कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 13, और ये कट जाएगा इससे कितनी बार? 2 बार। उसने कहा दोनों धनराशि बताइए अलग अलग क्या है जो बंटवारा हुई। ठीक, तो गुना 2 कर देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 1400, 1440, 1458, 1250 आंसर। सिंपल एकदम। अगर वो आपको कहता है ना कि सर इतने निश्चित समय अंतराल पर जो धनराशि है वो बराबर हो जाती है, तो आप सीधा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए। और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, वहां पर डायरेक्ट मिश्र धन का ही फॉर्मूला है, यानी इतने समय बाद जो धनराशि हो जाएगी उस चीज का फॉर्मूला है। क्लियर है? चलिए बस ये चैप्टर आपका हो जाता है इसी क्वेश्चन के साथ साथ समाप्त। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों का साधारण ब्याज स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का साधारण ब्याज प्रारंभ करूंगा। तब तक के लिए लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।